Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in SD College of Commerce and taking your lecture of Managerial Economics. And today's topic is criticism of cardinal utility approach. In our last lecture, we discussed about the assumptions of cardinal utility approach and limitations of cardinal utility approach. Now today we discuss about criticism of cardinal utility approach. देखिए कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, यू ऑल नो अबाउट दैट। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, जिसमें हम जो हमारे गुड्स हैं उनको मेज़र कर सकते हैं, या हम जिसमें मेज़रमेंट कर सकते हैं किसमें, यूनिट्स में, है ना। यानी कि या आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस एग्जैक्ट यूनिट्स इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। यानी कि जब आप यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो इन एग्जैक्ट यूनिट्स, ठीक है, इन एग्जैक्ट यूनिट्स यानी कि इन नंबर्स, है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ओके, 1 kg 1 यूनिट, 2 kg 5 kg एक्सेट्रा। तो जब आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ोगे तो आपको याद रखना है कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, जब आप अपनी यूटिलिटी को एक्सप्रेस करोगे इन एग्जैक्ट यूनिट्स, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म पे आते हैं और इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में इसमें बताया है कि जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव है। यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव दो द एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड इज बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव concept of utility is subjective related to man's psychology, therefore it is not possible to be objective about it. तो utility क्या है, सब्जेक्टिव है ना, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एवरी कॉमोडिटी येस, नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी कॉमोडिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी। तो जो इन्होंने बताया है कि जो कॉमोडिटी है, एवरी कॉमोडिटी, वो हर एक जो कॉमोडिटी है वो इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी नहीं हो सकती, और अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन दैट द बेसिस ऑफ द analysis is that every commodity being an independent commodity, but actually utility of a commodity depends upon the utility of other commodities, as no commodity is independent. Therefore absolute measurement of consumers behavior through utility analysis is not possible, ठीक है। तो ये जो धारणा है इसके अनुसार क्या है, जो विश्लेषण का आधार है ना, इसमें प्रत्येक कॉमोडिटी क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है और वास्तव में एक वस्तु की जो उपयोगिता है अन्य वस्तुओं की उपयोगिता पर निर्भर करती है। क्योंकि औपचारिकता नहीं है, इसलिए उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार का पूर्ण माप संभव नहीं है, ठीक है। क्या संभव नहीं है, व्यवहार का पूर्ण माप इसमें संभव नहीं है। बिहेवियर थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फॉर ऑल कॉमोडिटीज़। यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है उसकी अवधारणा उपयोगिता विश्लेषण का आधार है, और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, किस पर डिपेंड करता है, यूटिलिटी एनालिसिस पर डिपेंड करता है। और इसमें जो सीमांत उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन जैसे टेलीविज़न सेट है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसी वस्तुओं का विभाजन संभव नहीं है। इन चीज़ों को आप क्या नहीं कर सकते, इनका डिवीज़न आप नहीं कर सकते। दोज कॉमोडिटीज़ विच आर डिविजिबल देयर मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, बट division of commodities like television set, refrigerator etc is not possible. Next point is marginal utility of money does not remain constant. marginal utility जो है मनी की does not remain
कांस्टेंट, क्या नहीं हो सकती, पैसे की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है। और इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट इज द अदर अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. This is not a realistic assumption as the quantity of money with a person increases, there is a decrease in its marginal utility and vice versa. यानी कि जो इसमें पैसे की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है और उपयोगिता विश्लेषण की दूसरी बहाली है, ये या एक यथार्थवादी धारणा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास धन की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी सीमांत उपयोगिता में कमी होती है और इसके विपरीत, ठीक है। यानी कि जब क्या हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जब जो व्यक्ति है उसकी किसकी मात्रा बढ़ गई, उसकी जो पैसा है, मनी है, उसकी मात्रा बढ़ गई है ना, वो स्थिर तो नहीं है, उसकी मात्रा धन की, जो व्यक्ति है उसके पास धन की मात्रा बढ़ गई है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये सीमांत उपयोगिता में कमी होती है और इसका अपोजिशन होता है, ठीक है, या इसका अपोजिट भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ कंप्यूटर. जो उपभोक्ता है उसको कंप्यूटर माना जाता है ना, जो उपभोक्ता है उसको कंप्यूटर माना जाता है. और दिस एनालिसिस स्टेट्स दैट कंज्यूमर इज अ कंप्यूटर who while spending his money will always compare the amount of gain accrued to him by the utility of the commodity purchased with the loss incurred to him by sacrificing the money spent. But no consumer is so much calculative in real life. और इस विश्लेषण में ये बताया गया है, ये कहा गया है कि जो उपभोक्ता है वो एक कंप्यूटर है जो अपना पैसा खर्च करते समय हमेशा वस्तु की जो खरीद है, खरीद की उपयोगिता से अर्जित लाभ की राशि की तुलना में, कंपैरिजन में खर्च किए गए धन का त्याग करके उससे हुए नुकसान से कर लेता है. लेकिन कोई भी उपभोक्ता वास्तविक रूप से इतना गणनात्मक नहीं है. ठीक है, अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में हम लोग क्या ऐसे हैं जो इतनी सारी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ कंप्यूटर. कंज्यूमर को एक कंप्यूटर की तरह यहाँ पे रिगार्ड किया गया है. इस एनालिसिस में यही बताया गया है कि कंज्यूमर जो है इज अ कंप्यूटर हु वाइल स्पेंडिंग हिज मनी, जो अपना पैसा खर्च करता है, विल ऑलवेज कंपेयर द अमाउंट ऑफ गेन, हमेशा उसमें अपना लाभ भी देखता है ना. यानी कि कोई अगर अपना पैसा देखो कहीं खर्च कर रहा है तो उसमें क्या वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को खरीद लूँ, इस चीज़ को पैसा देके मैं अगर खरीद रहा हूँ तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है या मुझे ये कितने बेनिफिट पे मिल रही है ना. तो कंपैरिजन हो जाता है. एक तो पहले ही वो क्या कर लेता है, इस चीज़ को देख लेता है, परख लेता है कि कितना प्रॉफिट हो पा रहा है, कितना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, लेना सही होगा या नहीं होगा, है ना. तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर उस चीज़ में कंपैरिजन करता है ना. और उसके बाद बाय द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी परचेज्ड विद द लॉस इनकर टू हिम बाय सेक्रीफाइसिंग द मनी स्पेंड. यानी कि जो उसने पैसा खर्च किया, अगर व्यक्ति ने पैसा खर्च किया है तो वो जो धन का त्याग करके उसे जो नुकसान हुआ है, यानी कि पैसा देके उसे क्या नुकसान हुआ, उसका पैसा चला गया, लेकिन उसके बदले में जो उसने चीज़ खरीदी है, जो भी उसने अर्जित किया है, ठीक है, तो उसे क्या हुआ, उसे हुए नुकसान से वो उस धन को क्या करेगा, धन का त्याग हुआ, उसे नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान से क्या हुआ, जो उपभोक्ता का वास्तविक रूप है ना, उसमें जो वास्तविकता है उसमें उसने क्या किया, उसने उसमें परचेज तो किया ना, कुछ पैसा खर्च किया, लेकिन परचेज भी उसमें कर लिया. ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें आता है, डज नॉट एक्सप्लेन गिफिन पैराडॉक्स. डज नॉट एक्सप्लेन गिफिन पैराडॉक्स. तो जो देखिए, गिफिन पैराडॉक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन to why do the demand curve of many inferior goods slopes upward from left to right, a positive slope. और अगर simple words में कहें, why does the demand expand with rise in price and contracts with fall in price. Yes, तो गिफिन पैराडॉक्स में बात आती है हमारी गिफिन गुड्स की. देखिए, गिफिन गुड्स क्या होते हैं, एक प्रोडक्ट दैट पीपल कंज्यूम मोर of as the price rises and vice versa, violating the basic law of demand and microeconomics, है ना.
और इसमें अगर आप गिवन गुड्स का एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ब्रेड, राइस और वीट, ठीक है। बाकी जो गिवन गुड्स से रिलेटेड जो डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी।